आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो कि इंडियन आर्मी ने या बोलो तो इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी के थ्रू एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जो पहलगाम अटैक के रिटेलिएशन में हम लोग कह सकते हैं। इस पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मार्केट में है कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सा इक्विपमेंट यूज किया गया। मेनली एस्पोरेंडेड काफी नाम कमा दिया इसने। ठीक है, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इससे हट करके है, क्योंकि इसमें 3 चीजें। पहला कि इसमें असल में ये जो वॉर है वो जीता कौन, हारा कौन। एक इस खुद में एक क्वेश्चन बना हुआ है इस सीज फायर को लेकर के। लेकिन आज हम लोग इस चीज के आंसर खोजेंगे कि इस वॉर में कौन जीता और कौन हारा। देखो, मेरे हिसाब से इस वॉर में जो हारा है वो है चाइना, ना पाकिस्तान, ना इंडिया, ना यूएस। क्योंकि पूरा दुनिया चाइना को एक सुपर पावर की तरह समझ रही थी। इकोनॉमिकली तो वो ऑलरेडी है सुपर पावर, वो मिलिट्री सुपर पावर भी समझ रही थी। रशिया के बाद लोग कह रहे थे कि चाइना है। बट ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें एक चीज तो ये क्लियर हो गया है कि चाइना दूर दूर तक कहीं भी मिलिट्री सुपर पावर तो नहीं है। अगर उसका PL-15E है, जो खास करके PL-15 एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जो वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है, एक विजुअल क्या कहते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, बीवीआर कहते हैं जिसको। वो भाई एज इट इज हमें मिल गया है। जो एक तरीके से समझो एक पूरा मतलब एक वो खजाना है। उससे हम लोग ये भी देख सकते हैं कौन सा टेक्नोलॉजी चाइना यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। दूसरा आप देखो कि चाइना का सारा इक्विपमेंट होने के बावजूद, चाइना का सारा एयर डिफेंस जो पाकिस्तान यूज कर रहा था, वो होने के बावजूद हमने उनका पहले तो 9 जो उनका टेरर कैंप है, जो उनका कह सकते हो सेकेंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में काम आता है, उसको हम लोग उड़ा दिए, जो मात्र 23 मिनट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम 9 जो टेरर कैंप था, जिसमें काफी मरकज मस्जिद जो बोल लो आप, वो शामिल था। इसके बाद हमने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ऑपरेशन सिंदूर जस्टिस सर्व, मतलब साफ साफ ये कहने का मतलब था कि हमारी तरफ से जो ऑपरेशन करना था वो हो गया है। और जो हमारा जो टारगेट था उसमें तो हम लोग ने जो टेरर टारगेट था उसको हम लोगों ने सीधा निशाना बनाया। इसमें एक वर्ड बहुत आजकल आप सुन रहे होंगे, प्रिसाइजली हमने अटैक किया। ये जो वर्ड है ना, प्रिसाइजली, ये सिंपल वर्ड नहीं है, इसका मार्केटिंग होता है इस वर्ड का। जब आप ग्लोबल पेपर मार्केट में जाओगे, इस चीज को लेकर के भाई ये जो वर्ड प्रिसाइज है ना, इसकी वजह से आपका प्रोडक्ट और ज्यादा डिमांड बढ़ सकता है। ठीक, दूसरी चीज क्या, पाकिस्तान को हम लोगों ने कह दिया था कि भाई ये बात है, हमारा मिलिट्री टारगेट नहीं था, हमारा कोई सिविलियन टारगेट नहीं था, आप रिटेलिएट नहीं करोगे तो ये बात यहाँ खत्म है। लेकिन भाई वहां पे नहीं हो सकता है कुछ। वो मुल्ला मुनीर जो वहां का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ठीक, उसको भाई चुल मचा, उसने वापस रिटेलिएट किया, बदले में उसने 14 एयरबेस किया। किराना इसका भी मैटर आता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे किराना इसका क्या रोल है। अब आप सोचो कि यूएस क्यों बीच में आकर के इंटरवीन करता है और अचानक सीज फायर हल्ला होता है। यहाँ आता है किराना ये सारा। ये अभी तक कोई फैक्चुअल अभी तक कोई क्लियर तो नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक इशारा है, मतलब जितना न्यूज आ रहा है, मार्केट में न्यूज चल रहा है जो, मतलब उस हिसाब से अगर वो देखा जाए तो ये साफ मतलब आप देखो कि ये मोदी जी का, इसके बाद आपको वो भी आया जो 8 बजे रात को नेशन को संबोधित कर रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने कहा कि ये न्यू नॉर्मल है, आज के एक्ट ऑफ टेररिज्म टू एक्ट ऑफ वॉर। फिर उन्होंने एक लाइन कहा कि न्यूक्लियर ब्लफ अब नहीं चलेगा। पिछले 10 साल से हम लोग, मोदी जी का सरकार है 11 साल से, तो आज तक उनको 11 साल में न्यूक्लियर ब्लफ था। और एक अटैक होता है किराना के पहाड़ियों में, फिर उसके पास न्यूक्लियर ब्लफ का कार्ड खत्म। अब मोदी जी सामने से कहते थे भाई न्यूक्लियर ब्लफ नहीं चलेगा। कुछ लोग का ये भी कहना है कि भाई साहब इसमें आपका जियोपॉलिटिकली आप ब्लंडर करके बैठे हैं, खासकर कांग्रेस के कुछ नेता लोग हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि आपको जियोपॉलिटिकली आप आइसोलेट हो गए। भाई आप एक मस्जिद को उड़ा दिए, उनके भाषा में मस्जिद को आपने शहीद कर दिया, फिर भी आपको OIC की तरफ से कोई बैकलैश नहीं मिला। ठीक, उसके अलावा आप यूरोपियन यूनियन को देख लो, जो कि खुद में एक लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भाई उससे ज्यादा लिबरल तो आज तक तो इस धरती पे कोई नहीं है, यूरोपियन यूनियन। उसकी तरफ से भी आपके ऊपर एक क्वेश्चन नहीं उठाया गया कि आप मस्जिद को क्यों उड़ा दिए, सो मस्जिद को क्यों शहीद कर दिए। ठीक, अब बात आती है सीज फायर को लेकर के। तो ये देखो, सीज फायर मेनली यहाँ ट्रम्प का बरगोलापन है। ट्रम्प बस चाह रहा था कि थोड़ा सा वो अपना फायदा निकाल सके ट्रेड डील को लेकर के। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्यों डोनाल्ड ट्रम्प सीज फायर को लेकर के दौड़े जाके सबसे पहले अनाउंस किया, इसके पीछे मतलब क्या मेंटालिटी है उसका, क्या सोच करती है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिर आता है बात की हमारे मार्केट का क्या फायदा, क्या घाटा। तो भाई सबसे पहले बात तो अपना जो डिफेंस मार्केट है, आज तक हम लोग तो पहले
नेट इंपोर्टर ही रहे हैं। पिछले कुछ साल में हम लोगों ने डिफेंस एक्सपोर्ट शुरू किया है, और ये जो सेट हुआ ना अभी ऑपरेशन सिंदूर, ये आपको भाई आपने अपने वेपन सिस्टम, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सामने शोकेस किया है कि देखो भाई ये मेरा प्रोडक्ट है। S-400 है उसमें, लेकिन एक बात जान जाओ, जो मिसाइल यूज हुआ है आपको पाकिस्तान की तरफ से, उसमें एक मिसाइल था शाहीन-1, जो कि एक बैलिस्टिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। उसको आप सोचो कि उसको मारने के लिए भी आपको S-400 का यूज नहीं करना पड़ा, वो आपका आकाश डिफेंस सिस्टम ही उसको मार दिया है। तो चलो ठीक है, S-400 का बात हो रहा है, चलो अच्छा बात है, उसका मार्केटिंग हो रहा है, लेकिन ये भी बात सही है कि S-400 अभी तक हमने यूज किया ही नहीं है। जो भी यूज हुआ है उसमें आपका आकाश डिफेंस सिस्टम है, उसके अलावा हमारा जो और भी जो पहले आउटडेटेड हो गए थे उसको हम लोगों ने मॉडर्नाइज किया, उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको अपग्रेड किया गया है, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किया गया है। आकाश डिफेंस जो है हमारा आकाश 3, उसके अंदर एक इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम बनाया गया है। तो दूसरी बात ये आ गई, ऑलरेडी इंडिया ब्रह्मोस काफी मतलब एक्सपोर्ट कर चुका है फिलीपींस को, ठीक है। उसके अलावा अपना फिलीपींस के अलावा वियतनाम है, मिडिल ईस्ट कुछ कंट्रीज हैं, फिर आपको अफ्रीकन कंट्रीज है जिनको चाहिए वो ब्रह्मोस रखे। उसके अलावा छोड़ दो, आप इतना दूर मत जाओ, आप इधर देख लो साउथ चाइना सी में जो कंट्री है आप उसको दे सकते हो ब्रह्मोस, क्योंकि सबको साउथ चाइना सी में जितनी कंट्री है सबको चाइना से पंगा हो रखा है, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो आपका जापान हो। हाँ, वो अलग बात हो सकता है कि साउथ कोरिया और जापान को लेकर के ये हम लोग एक्सपोर्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि ये हम लोग रशिया के साथ मिल करके इसको बनाए हैं, और रशिया जापान का आपस में कुछ खास अच्छा रिश्ता है नहीं, ना ही साउथ कोरिया के साथ। तो ये भी देखना है कि हम लोग उन दोनों को देते हैं कि नहीं। उसके अलावा भी अच्छा खासा मार्केट है हमारे पास, मार्केट अभी और बढ़ रहा है, लगभग 18-19 कंट्री अभी न्यूज में आ रहा था, एक रिपोर्ट आया था कि इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस को लेकर के। एक ये बात भी हो गया। फिर आता है कि हम लोग इस चीज से क्या सीख मिला। देखो भाई, सबसे बड़ा सीख तो हम लोग को मिला कि हम लोग भले ऑन ग्राउंड कितने अच्छे खिलाड़ी हो मतलब नहीं है, हमारा नैरेटिव का वर्क जैसा शुरू होता है, नैरेटिव वर्क हम लोग हक देते हैं, लिटरली हक देते हैं। तो कोई ये नहीं है कि चलो हाँ मतलब पाकिस्तान से सीख लिया जाए कि साला वो कैसे नैरेटिव बिल्ड करता है। उसका है थोड़ा सा वेस्टर्न सपोर्ट है, क्या कि भाई एक बच्चा होता है कि हाँ जिसके 3-4 बाप होते हैं, जिसमें से पाकिस्तान है, जिसके एक तो असली बाप है जो हम लोग हैं, दूसरा कभी चाइना हो जाता है, कभी यूएस हो सकता है, हो जाता है। तो 2 बाप उसके ऑलरेडी है, मतलब ऑप्शन में रहते हैं रेडी, तो इसलिए उन लोग का थोड़ा सा हाथ बना रहता है। फिर जो हम लोग एक और चीज इसमें सीख रहे हैं वो है आपको चाइना। देखिए चाइना का जो अभी हम लोग चलो यहाँ उनका ये कर दिए, हम लोग उनका डिफेंस सिस्टम को चेक कर लिए, उनका मिसाइल सिस्टम चेक कर लिए, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई चाइना को रियल वॉर एक्सपीरियंस है नहीं, और चाइना की जो आर्मी है वो ट्रेनिंग देती है आपको, जो रशिया से तो देती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में पाकिस्तानी आर्मी उनको अच्छे से ट्रेन करती है, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है ऑन ग्राउंड वॉर का। इंडिया के साथ वो मतलब पिटाने का आदत है उनको, तो थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है। दूसरी तरफ आप देखो चाइना टेक्नोलॉजी में तो अच्छा है, लेकिन उसका टेक्नोलॉजी काम नहीं किया। और हाथापाई वाले सिस्टम में देख लो तो दोगलाम में जो मैटर हुआ था उसमें हम लोग ये भी देख दिए, हमारा भी चलो 26-27 लोग मारे गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो हम लोग बंदे में चाइना के 40-50 लोग को निपटा दिए थे। तो हाथापाई में तो वो पहले से देख चुका है कि नहीं जीतने वाला। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में वो ऑलरेडी यहाँ पे हक दिया चाइना, लेकिन फिर भी हम लोग उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, ताकि कुछ चाइना है, हो सकता है कि साला पाकिस्तान को जहाँ में उसका गलत माल बेचा हो ताकि इंडिया ओवर हाइप हो जाए, लेकिन सर एक बार ये गलत क्यों बेचेगा, उसका मार्केट गिर जाएगा। नहीं, फिर भी चाइना को हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाता है कि चाइना अपने एयरफोर्स को अच्छा खासा मॉडर्नाइज कर चुका है, उनके पास आज के डेट में 4th जनरेशन से नीचे का कोई एयरक्राफ्ट है ही नहीं, जो मिनिमम भी है वो भी 4th जनरेशन का है। इवन वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी वो लोग उसका प्रोटेक्ट ला चुके हैं अभी कुछ दिन पहले ही। तो भाई अब इंडिया का जो मेन अभी टारगेट होना चाहिए वो अपना एयरफोर्स को और स्ट्रेंथनिंग करे। हमारे पास 31 स्क्वाड्रन बचा है एयरफोर्स में, जबकि होना चाहिए लगभग 42 के करीब में। हम लोग ऑलरेडी 10 के करीब में 10-11 आपको स्क्वाड्रन पीछे हैं। उसके अलावा जो है भी वो भी आपको मिराज 3000, MiG-21, सुखोई चलो कि नया जैगवार, रफाल कितना ही हम लोग 36 रफाल है। तो देखा जाए तो भाई जरूरी है कि आप तेजस मार्क 2 का जो प्रोसेस को है टाइमलाइन इसको थोड़ा सा कट आउट कर, थोड़ा नीचे करें और जल्दी से उसको पीएमओ सबसे अच्छा रहेगा पीएमओ के अंदर लो, ताकि काम जल्दी हो। और हम लोग 5th जनरेशन ना बनाने के चक्कर में सीधा 6th जनरेशन बनाएंगे
तो ज़्यादा सही रहेगा। 5th जनरेशन में हम लोग सुखोई 57 का अच्छा खासा ऑफर रशिया की तरफ से फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में लोग एमका में भी सपोर्ट करने को रेडी है। इससे अच्छा इंडिया के लिए क्या हो सकता है। और अगर आप 100 रफाल ले लो, और क्योंकि ये भी है कि 100 रफाल का नीड है अभी एयरफोर्स में। अगर 100 रफाल आ जाता है, 100 करीब में तेजस आ जाता है। तेजस तो भाई चलो अपना खेती है, अगर टाइम पड़ने पर उसको हम लोग तेजी से भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें टेंशन नहीं है। और यहाँ बात 5th जनरेशन में तो भाई F-35 पे भरोसा करना बेवकूफ़ी है। सुखोई 57 है, लाजवाब है। तो सुखोई 30 भी लाजवाब है, अलग से कोई फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। सुखोई 30 यहाँ बनती है इंडिया में, उसी जगह ये भी आपको बन सकती है। ये भी फायदा है। और दूसरा, आपको चाइना का नेवी इंडिया की नेवी से काफी बड़ी है, लेकिन वही बात है कि वो नंबर में बड़ा है, एक्सपीरियंस उनके पास है नहीं, इक्विपमेंट उनके कुछ खास काम किए नहीं ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो इसलिए उनको आज के टाइम पे थोड़ा सा उनका मार्केट डाउन हो गया। लेकिन फिर भी चाइना, क्योंकि चाइना का जो अभी हाल है ट्रेड वॉर की वजह से, और उस ट्रेड वॉर की वजह से में जो चाइना को फेस करना पड़ रहा है, इसकी वजह से उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में शी जिनपिंग का भी स्थिति खराब है। और इस टाइम पे सबको पता है कि जब कलिश बढ़ जाता है तो सबको चाहता है कि छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ताकि लोग का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। पाकिस्तान भी वही करता है। तो चाइना भी हो सकता है कि चाइना इस बीच ताइवान के ऊपर कुछ हमला करे, या हो सकता है वियतनाम के ऊपर करे। इन दोनों के साथ तो उनका पुराना वो है, हिसाब चुकता करने वाला सीन है। और हो सकता है कि इंडिया के ऊपर भी कर सकता है, ताकि इंडिया भी काफी, मतलब अभी देखा जाए तो इंडिया मेन कंटेंडर है आपको इधर एशिया में, इस साइड अगर आओगे तो हो सकता है कि इंडिया के ऊपर भी अटैक करेगा किसी तरीके से। इंडिया को मतलब थोड़ा सा इन्वॉल्व कर, इंगेज करने की कोशिश करे, चाहे वो बांग्लादेश के थ्रू हो, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू हो। बाकी इसमें हम काफी अपडेट है, धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो लेके हम आएंगे। हमको लगता है वीडियो काफी बड़ा हो गया ऑलरेडी। दूसरा वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा, अच्छा लगा हो तो दबा के भाई लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा। तब तक के लिए जय श्री राम।